Hello and welcome to Triple S classes. I welcome you all on this platform Triple S. जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था कैसे बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकते हैं, जिसमें हमने IUCN की रेड डेटा बुक देखी। उसके बाद हमने यूनेस्को का बायोस्फीयर रिजर्व्स का कॉन्सेप्ट देखा, जिसमें आप करेक्ट कर लेना कि अंडर यूनेस्कोज MAB प्रोग्राम टोटल 12 ऐसे बायोस्फीयर रिजर्व्स है इंडिया में जिनको रिकॉग्नाइज किया गया है। रिसेंट जिनका इंक्लूजन हुआ है, दीज आर कैंचनजोंगा बायोस्फीयर रिजर्व जो कि सिक्किम में है, एंड दूसरा पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व जो कि इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश में है। इनको रिसेंटली इंक्लूड किया गया है अंडर MAB प्रोग्राम, एंड टोटल में 12 बायोस्फीयर रिजर्व्स आर नाउ इंक्लूडेड इन दिस लिस्ट। फर्दर बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने की बात की गई, एंड 1988 में नॉर्मन मायर्स एक बायोलॉजिस्ट, एक एनवायरमेंटलिस्ट थे। उन्होंने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स का कंसेप्ट दुनिया की जितनी भी एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस थी उनके सामने रखा कि हम जो पर्टिकुलर जो क्रिटिकल बायोजियोग्राफिक रीजन्स है जिनको काफ़ी ज़्यादा थ्रेट है ह्यूमन हैबिटेशन से, जहाँ ज़्यादा और एक्सप्लॉयटेशन होती है, उन एरियाज़ को कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, उस एरिया की बायोडाइवर्सिटी को कैसे कंजर्व किया जाए। 1988 में ये कॉन्सेप्ट दिया था नॉर्मन मेयर्स ने। क्या होता है एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट? ये एक ऐसा बायोजियोग्राफिक रीजन होता है जहाँ पे आपको बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी वेराइटीज़ मिलेंगी, जहाँ पे आपको प्लांट स्पीसीज डिफरेंट स्पीसीज मिलेंगी, जहाँ पे डिफरेंट एनिमल्स वेराइटीज़ मिलेंगी, जहाँ पे ग्रासलैंड्स भी मिलेंगे, आपको डिफरेंट लेक्स भी मिलेंगे, वाटर बॉडीज़ भी होंगी इसमें। एंड इसमें जो इकोसिस्टम्स होंगे, जो इसमें बायोडाइवर्सिटी होगी, उसको काफ़ी ज़्यादा थ्रेट होगा फ्रॉम ह्यूमन सेटलमेंट्स। जो ह्यूमन सेटलमेंट होंगी, जो ह्यूमन कम्युनिटी आसपास होंगी, इन बायोजियोग्राफिक रीजन्स को काफ़ी ज़्यादा नुकसान ये पहुंचाते होंगे, ये कम्युनिटीज से बहुत ज़्यादा खतरा होगा। तो इन एरियाज़ को प्रिजर्व करने की, वहाँ की बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने की बात की गई थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। एक अमेरिकन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है कंजर्वेशन इंटरनेशनल, जिसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? आर्लिंगटन वर्जीनिया में। इसका काम क्या है, इसका मिशन क्या है? एक तो ये इवेल्युएट करता है कि कितने क्रिटिकल बेनिफिट्स, क्या क्या बेनिफिट्स एक इकोसिस्टम, एक बायोडाइवर्सिटी किसको देती है? ह्यूमैनिटी क्या क्या फ़ायदे डिराइव कर लेती हैं एक इकोसिस्टम से। लाइक अगर हम फॉरेस्ट्स की बात करें, जो ट्रीज उसमें है, एक तो ये फॉर लाइफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो एनिमल्स है उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है। दूसरा जो कम्युनिटीज़ है वो यहाँ से फ्यूल इकट्ठा कर सकते हैं, राइट। ऐसे ऐसे फॉरेस्ट, या अगर हम वाटर बॉडीज़ की बात करें, डिफरेंट वाटर बॉडीज से आप फिशिंग कर सकते हैं, या इरिगेशन पर्पज़ के लिए वाटर भी अवेलेबल करवा सकते हैं अपने खेतों के लिए। इनको बचाने की बात की गई थ्रू बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, एंड यही काम कौन करता है? कंजर्वेशन इंटरनेशनल। एंड दूसरा इसका काम होता है कि इन इकोसिस्टम्स को, इन बायोडाइवर्सिटीज़ को कंजर्व करना। 1989 में जो ये कंजर्वेशन इंटरनेशनल है, इन्होंने फॉर्मली कमिट किया कि ऐसे जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स है उनको हम बचाने की कोशिश करेंगे। इन्होंने फॉर्मली कमिट किया कि इनको प्रोटेक्ट करेंगे, एंड वर्ल्ड वाइड ऐसे 36 हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई कर लिए। किसने? कंजर्वेशन इंटरनेशनल ने। जिनको प्रोटेक्ट करने की बात किसने रखी? कंजर्वेशन इंटरनेशनल ने इन 1989। अब कुछ क्राइटेरियाज दिए गए कंजर्वेशन इंटरनेशनल की तरफ से, कुछ क्राइटेरियाज आए कि कैसे आप एक एरिया को, बायोजियोग्राफिक रीजन को कैसे हम डिजिग्नेट कर सकते हैं एज अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। देखिए, फर्स्ट क्राइटेरिया इज कि ये जो एरिया होना चाहिए इसमें आपको तकरीबन 1500 वेस्कुलर प्लांट्स होने चाहिए, मोर देन 1500 वेस्कुलर प्लांट्स होने चाहिए जो कि एंडेमिक हो इस एरिया में। वेस्कुलर मीन्स जिनमें प्रॉपर जाइलम फ्लोएम होता है, ऐसे प्लांट्स को वेस्कुलर प्लांट्स बोलते हैं। एंड एंडेमिक्स मीन्स कि ये इस रीजन
जो ये पर्टिकुलर रीजन होगा इसी में ये कंसंट्रेट होंगे। इसके अलावा इसके बाहर आपको इसके ऑर्गेनिजम्स ज़्यादा नहीं मिलेंगे। ये एंडेमिक्स होते हैं। एंडेमिक ऑर्गेनिजम्स ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर बायोस्फीयर रिजर्व में, जो एक पर्टिकुलर रीजन में ही पाए जाते हैं। एंड दूसरा, ये जो बायो जियोग्राफिक रीजन होगा इसमें डिग्री ऑफ थ्रेट बहुत ज़्यादा होगी, यानी कि उस हद तक होगी कि तकरीबन ऑलमोस्ट 70% जो इसका ओरिजिनल हैबिटेट होगा इस एरिया का वो ये लॉस कर चुका होगा। राइट, दीज आर क्राइटेरियाज कि कैसे आप डिजिग्नेट कर सकते हो एक बायोजियोग्राफिक रीजन को एज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में कुल मिला के 4 ऐसे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई किए गए उस टाइम पे। कौन कौन है? एक है हिमालयाज, एंड इसमें कौन रीजन आता है? ईस्टर्न हिमालय का रीजन जो है ये इसमें इंक्लूड है। इसमें क्या क्या है? जो इंडियन हिमालयन रीजन है, लाइक दिस उत्तराखंड, जो वहाँ से ये हिमालयन रीजन गुजरता है, एक तो ये है। एंड दूसरा जो इसका बाकी हिस्सा जो पाकिस्तान में है, तिब्बत में है, नेपाल, भूटान, चाइना एंड म्यांमार में, ये जो सारा का ये सारा हिमालयन रीजन है, ईस्टर्न हिमालयन रीजन, इसको एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट डिजिग्नेट किया गया, जिसमें आपको माउंटेन्स मिलेंगे जिनकी एलिवेशन है 800 मीटर टू नियरली अबाउट 4000 मीटर। एंड दूसरा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इंडो बर्मा का रीजन, इसमें सारा जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है एक्सेप्ट इनको छोड़ के, एक तो असम को छोड़ के एंड अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को छोड़ के, जो बाकी जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है इसको इंक्लूड किया गया। एंड बाहर जो म्यांमार है, थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया एंड साउथ चाइना, ये सब रीजन, ये सारा रीजन जो है एक्सक्लूडिंग असम एंड अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, इसको डिजिग्नेट किया गया इंडो बर्मा का रीजन। ये भी एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। तीसरा सुंडरलैंड्स, ऐसे ही सुंडरलैंड्स है जिसमें आता है निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, फिलीपींस। एंड जो चौथा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, ऑब्वियसली दिस इज वेस्टर्न घाट्स, इंक्लूडिंग जो श्रीलंका का भी एरिया है वो भी इसमें इंक्लूड है, वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका। ये 4th बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। कुल मिला के आप बोल सकते हैं कि 4 ऐसे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई किए कंजर्वेशन इंटरनेशनल ने इन इंडिया। अब अगर बात करें 2010 में जो यूनाइटेड नेशंस है उनकी तरफ से डिक्लेयर किया गया, जो 2010 ईयर है, यूनाइटेड नेशंस ने उसको डिक्लेयर किया एज इंटरनेशनल ईयर फॉर बायोडाइवर्सिटी। इंटरनेशनल ईयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी 2010 को डिक्लेयर किया गया बाय यूनाइटेड नेशंस। इम्पॉर्टेंट। उसके बाद अगर हम नेशनल लेवल पे लेंगे, अगर हम इंडिया की बात करें कि इंडिया ने फर्दर क्या स्टेप्स लिए, ये हमने देखे कुछ ग्लोबल लेवल पे क्या इनिशिएटिव्स लिए गए। अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में प्रोजेक्ट टाइगर जो आपने सुना ही होगा, वे बैक इन 1973 प्रोजेक्ट टाइगर को एस्टैब्लिश किया गया था। इस जो हमारा नेशनल एनिमल है टाइगर, इसको कंजर्व करने की बात की गई थ्रू प्रोजेक्ट टाइगर। इसको कंजर्व कर सकते हैं क्योंकि उस समय देखा गया कि ये काफ़ी ज़्यादा ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन है। काफ़ी कुछ ही इसके इंडिविजुअल्स बचे थे। 1973-75 की अगर बात करें तो 1973 में इसलिए प्रोजेक्ट टाइगर को एस्टेब्लिश किया गया था। एंड कुल उसमें 9 टाइगर रिजर्व्स को उस टाइम पे आइडेंटिफाई किया गया था कि 9 टाइगर रिजर्व्स बनाए गए थे। एंड अगर हम करंटली इंडिया की बात करें तो अबाउट 52 टाइगर रिजर्व्स है इंडिया में। एंड अगर हम लेटेस्ट एडिशन देखेंगे इसमें, तो लेटेस्ट एडिशन जो हुआ है रिसेंटली, जो टाइगर रिजर्व ऐड हुआ है वो है रामगढ़ विश्तरी टाइगर रिजर्व, जो कि आपका राजस्थान में पड़ता है। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी कि आप चाहे फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात करें या ट्रेनिंग एंड सपोर्ट, एंड या अगर हम इक्विपमेंट्स की बात करें, इक्विपमेंट्स, फाइनेंशियल सपोर्ट, ट्रेनिंग, ये कौन प्रोवाइड करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट इसको फाइनेंशियली बैक करेगा, टेक्नोलॉजिकली बैक करेगा
किसको, प्रोजेक्ट टाइगर को, एंड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इसको रखा गया। जहां से जो स्टेट्स है, जो टाइगर स्टेट्स है, टाइगर रेंज स्टेट्स है इंडिया में, उनको प्रोवाइड करेगा असिस्टेंस कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट। चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट हो या कोई और हो, वो कौन सपोर्ट पूरा इसको स्पॉन्सर करेगा, कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर हम टाइगर रिजर्व्स की बात करें, जैसे हमने बायोस्फीयर रिजर्व्स में देखा था, वहाँ पे भी आपने देखा वहाँ पे कोर जोन होता है जो एक मिनिमली डिस्टर्ब्ड एरिया होना चाहिए, एंड जहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट की कोई गुंजाइश ना हो। यहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट्स आप नहीं बना सकते, यहाँ पे आप रिसर्च कंडक्ट नहीं कर सकते, यहाँ पे आप ऐसे काम नहीं कर सकते जिससे ये एरिया डिस्टर्ब हो जाए, राइट। एंड ऐसे ही अगर हम टाइगर रिजर्व्स की बात करें, यहाँ पे भी आपको कोर जोन मिलेंगे। कोर जोन जो होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव जोन होते हैं, यहाँ पे कोई भी परमिशन नहीं होता है, ठीक है। एंड अगर हम बफर जोन की बात करें, एंड ये जो कोर जोन होते हैं, ये स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, एक एक्सपर्ट कमेटी बिठाती है जिनमें एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स होते हैं, एनवायरमेंटलिस्ट होते हैं, बायोलॉजिस्ट होते हैं। ये स्टेट गवर्नमेंट इसको एक्सपर्ट कमेटी को कंसल्ट करके एक एरिया को कोर जोन डिजिग्नेट करती है। उसके बाहर जो एरिया होता है बफर जोन, जैसे कि हमने देखा था बफर जोन में आप टूरिज्म, यहाँ पे आप ग्रेजिंग, यहाँ पे फिशिंग कर सकते हैं, यहाँ पे वो सारी एक्टिविटीज़ तब तक परमिट है जब तक जो इकोलॉजी है, जब तक इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी है उनको नुकसान न पहुँचे। चाहे हम टाइगर को ले या उसके प्रे को कोई नुकसान न पहुँचे, तब तक यहाँ पे एक्टिविटीज़ अलाउ होती हैं बफर जोन में। एंड अगर हम बफर जोन की बात करें, इसके लिमिट्स कौन डिटरमाइन करता है, कौन तय करता है, इन कंसल्ट एक एक्सपर्ट कमेटी बिठाती है। जो एक्सपर्ट कमेटी, इसमें एनवायरमेंटलिस्ट्स होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, एंड जो कंसर्न्ड ग्राम सभा होता है इस एरिया का, उसको कंसल्ट करके उनसे मशवरा लेके बफर जोन डिक्लेयर किया जाता है एक टाइगर रिजर्व का। कोई भी ऑल्ट्रेशन नहीं हो सकती एक बाउंड्रीज में, जो टाइगर रिजर्व है उसकी बाउंड्रीज में ऑल्ट्रेशन अलाउ नहीं है, एक्सेप्ट जब रिकमेंड करे कौन, एनटीसीए इज नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ एनटीसीए, एंड जब तक अप्रूवल कौन न दे, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। इनके अप्रूवल के बगैर कोई भी ऑल्टरेशन, कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं हम, किनको, टाइगर रिजर्व के बाउंड्रीज को, राइट। एंड कोई भी स्टेट गवर्नमेंट, फॉर एग्जांपल अगर एनटीसीए ने किसी एरिया को नोटिफाई किया कि हम इसको टाइगर रिजर्व बनाएंगे, यहाँ पे कोर जोन रखेंगे, यहाँ बफर जोन रखेंगे, एंड बाहर ट्रांजिशन जोन होगा, तो कोई स्टेट गवर्नमेंट इसको डिनोटिफाई नहीं कर सकता जिसको एनटीसीए ने नोटिफाई किया हो, कि एक्सेप्ट अगर पब्लिक इंटरेस्ट में कोई काम हो तो स्टेट गवर्नमेंट डिनोटिफाई कर सकता है। उसके बगैर कोई भी प्रोजेक्ट हो, उस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए, उसको इसमें प्रोसीड करने के लिए आप तब तक डिनोटिफाई नहीं कर सकते हैं इस एरिया को जब तक अप्रूवल ना हो एनटीसीए का एंड नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ का, राइट। एक्सेप्ट कब कर सकते हैं, कब एक स्टेट गवर्नमेंट डिनोटिफाई कर सकता है एक टाइगर रिजर्व को, पब्लिक इंटरेस्ट के लोगों के, पब्लिक के अहाते में इसको डिनोटिफाई किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल अगर किसी कम्युनिटी को कोई थ्रेट हो एंड इसको अप्रूवल लेना होगा, स्टेट गवर्नमेंट को अप्रूवल लेना होगा एनटीसीए से, फिर आप इस एरिया को डिजिग्नेट कर सकते हो, डिनोटिफाई कर सकते हो कि यहाँ पे टाइगर रिजर्व नहीं बनाया जाए। अब देखते हैं एनटीसीए का काम क्या होता है। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, मीन्स ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एस्टैब्लिश्ड बाय अमेंडिंग एनी एक्ट। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है एंड दिस वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। उसको अमेंड करके वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 को अमेंड करके एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनाई गई एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाई गई जिसका नाम रखा गया
NTCA, ओके, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। इसको एस्टेब्लिश किया गया 2005 में एंड अंडर द सुपरविजन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इसके अंडर इसको रखा गया, एस्टैब्लिश किया गया। एंड इसमें अगर हम देखेंगे NTCA में कुछ 8 मेंबर्स होते हैं, एक्सपर्ट मेंबर्स होते हैं जिनको नॉलेज होता है कैसे हम वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन कर सकते हैं, एंड जिनको ये भी पता होता है, जिनको इसका भी एक्सपीरियंस होता है, इल्म होता है कि कैसे जो ट्राइबल्स होते हैं, जो आसपास की कम्युनिटीज़ होती हैं, उनको उनके वेलफेयर को छेड़े बगैर कैसे हम वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन कर सकते हैं, ऐसे एक्सपर्ट्स को बिठाया जाता है। एंड इसमें अपार्ट फ्रॉम दीज 3 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इस कमेटी में होते हैं NTCA में। पावर्स एंड फंक्शंस की अगर हम बात करें, क्या क्या पावर्स है, फंक्शंस है NTCA के। कोई भी स्टेट में अगर कोई टाइगर कंजर्वेशन प्लान प्रिपेयर करना हो तो इसको कौन अप्रूवल देगा? NTCA विल अप्रूव कि अगर कहीं पे टाइगर रिजर्व एस्टेब्लिश करना होगा किसी भी स्टेट में, अगर हम टाइगर कंजर्वेशन प्लान बनाना चाहते हैं तो अप्रूवल लेना होगा नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी से, किसी भी स्टेट को। टू इवैल्यूएट एंड एसेस वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ जो सस्टेनेबल इकोलॉजी होती है, उसके वेरियस एस्पेक्ट्स को देखना, कैसे जो टाइगर पॉपुलेशन है या उनके हैबिटेट हैं उनको कैसे बचाया जा सके। एंड जो इकोलॉजिकली अनसस्टेनेबल लैंड यूज़ होता है, फॉर एग्जांपल माइनिंग या कोई कंस्ट्रक्शन ऑफ रेल लिंक्स या कोई रोडवेज, ऐसे अनसस्टेनेबल लैंड यूज़ को कौन देखता है, कौन इवेलुएट करता है? NTCA। फॉर एग्जांपल अगर कहीं पे कोई टाइगर रिजर्व है एंड सपोज कोई रेलवे ट्रैक इस स्टेट से गुजर रहा है, सपोज स्टेट A है एंड वहाँ पे कोई टाइगर रिजर्व है B, एंड यहाँ से रेल लिंक बिछानी है एंड बीच में कौन आ जाता है? ये टाइगर रिजर्व। तो इसको इवेलुएट एसेस कौन करेगा, इसकी निगरानी कौन रखेगा? NTCA। एंड NTCA विल नॉट अलाउ दिस प्रोजेक्ट। NTCA इसको मॉनिटर करता रहेगा, राइट। ये इसकी फंक्शन है। तीसरी फंक्शन अगर हम देखें, टूरिज्म एक्टिविटीज़, जो टूरिस्ट्स होते हैं वो अक्सर जाते हैं इन टाइगर रिजर्व्स में टाइगर को देखने के लिए, इनकी साइटिंग्स देखने के लिए, राइट। टूरिज्म एक्टिविटीज़ को जो आप टाइगर रिजर्व्स के आसपास जितनी भी टूरिज्म एक्टिविटीज़ प्रमोट हो रही है किसी भी टाइगर रिजर्व में, उनके लिए स्टैंडर्ड कौन रखता है? उनके लिए स्टैंडर्ड फ्रेम रखना, उनके लिए गाइडलाइंस ले आना किसका काम है? उनके लिए गाइडलाइंस फ्रेम करता है NTCA, टूरिज्म एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने की बात जहाँ हो किसी टाइगर रिजर्व के आसपास। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन प्रोटेक्शन मेजर्स इंक्लूडिंग कंजर्वेशन प्लान, के कौन से प्लान रखने हैं, कैसे कैसे हम टाइगर्स को कंजर्व कैसे हम बचा सकते हैं, एस्टिमेशन ऑफ पॉपुलेशन, इन्यूमरेशन ऑफ पॉपुलेशन जहाँ पे सर्वेज कंडक्ट किए जाते हैं, मोर्टालिटी सर्वेज इसमें भी आते हैं, यानी कि अगर कहीं पे किसी टाइगर की डेथ होती है उसके रीजंस जानना, एंड अगर कोई बीमार टाइगर है, कोई डिजीज्ड एनिमल है, उसकी देखभाल करना NTCA का काम है। एंड स्टेट्स ऑफ हैबिटेट्स एंड जो टाइगर रिजर्व्स होते हैं उनकी निगरानी रखना NTCA का काम होता है। टू एंश्योर करना दैट टाइगर रिजर्व्स एंड द लिंकिंग एरियाज मीन्स अगर कोई टाइगर रिजर्व A है एंड टाइगर रिजर्व B है, एक यहाँ से एरिया है जो इनको लिंक करता है, यानी कि यहाँ से टाइगर्स मूव ऑन कर सकते हैं इस एरिया के थ्रू, इसको भी बचाए रखना, इस लिंकिंग एरिया की भी हिफाजत करना टाइगर रिजर्व्स के साथ साथ, ये काम है किसका? NTCA का, कि कोई इकोलॉजिकली अनसस्टेनेबल यूज़ इनका ना हो, किसी प्रोजेक्ट के लिए ये लैंड डाइवर्ट ना हो, ये एरिया डाइवर्ट ना हो, ये लिंकिंग एरियाज डाइवर्ट ना किए जाए, इसकी भी निगरानी कौन रखता है? NTCA, राइट। टू एंश्योर क्रिटिकल सपोर्ट इंक्लूडिंग साइंटिफिक इक्विपमेंट्स देना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिफरेंट इक्विपमेंट्स, डिफरेंट साइंटिफिक नॉलेज जो भी है वो प्रोवाइड करना फॉर बेटर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टाइगर कंजर्वेशन प्लान,
टाइम टू टाइम ये मॉनिटर करता रहता है कि कौन कौन से टेक्नोलॉजी आपको यूज़ करने हैं। लाइक MC ट्रिप्स का अगर हम 4th असेसमेंट में देखें तो MC ट्रिप्स का यूज़ हुआ है। ये आइडिया, ये टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट किसने प्रोवाइड किया? NTCA ने, राइट। टू फैसिलिटेट कैपेसिटी बिल्डिंग एंड जो ऑफिसर्स डिप्लॉय होते हैं एक टाइगर रिजर्व में टाइगर्स की प्रोटेक्शन के लिए, या जो स्टाफ होता है वहाँ का, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स में उनको, यानी कि उनको नॉलेज प्रोवाइड करना, उनको जो ऑफिसर्स होते हैं एंड स्टाफ होता है डिप्लॉय इन टाइगर रिजर्व्स में, इनको ये टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। इनके लिए ट्रेनिंग की जाती है कि कैसे टाइगर कंजर्वेशन को एनहेंस कर सकते हैं। एंड उसके बाद देखेंगे टाइगर एस्टिमेशन कैसे होता है। टाइगर सेंसस हर 4 साल बाद कंडक्ट किया जाता है इंडिया में सिंस 2006। एंड मोस्ट कॉमनली टेक्निक अगर हम देखें तो वो था पग मार्क सेंसस टेक्निक। यहाँ पे इसको इन्वेंट किया था SR चौधरी ने, इसको इन्वेंट किया था। वो एक इंडियन फॉरेस्टर थे। इन्होंने SR चौधरी ने इस टेक्निक को इन्वेंट किया था, पग मार्क सेंसस टेक्निक। इसमें क्या होते हैं, जो पंच होते हैं ना, जो पैर होते हैं टाइगर्स के, उनको रिकॉर्ड करके उनका एस्टिमेशन किया जाता है। एंड अगर हम इसमें रिसेंट मेथड्स देखेंगे क्या क्या इंक्लूड है, कैमरा ट्रैपिंग, यानी कि जहाँ पे टाइगर रिजर्व्स के अंदर कैमरास को फिट किया गया, कैमरास सेटअप किए गए, उससे फ़ोटो लेके उन फोटोज़ में से टाइगर का पॉपुलेशन हमने काउंट किया। DNA फिंगरप्रिंटिंग को भी, जो स्केट्स होते हैं टाइगर के, जो वेस्ट मटेरियल होता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, उसके उसको DNA फिंगरप्रिंटिंग करके इस टेक्निक से हमने भी टाइगर एस्टिमेशन को बहाल में लाया। टाइगर एस्टिमेशन ऐसे भी किया जाता है। ये नए कुछ टेक्निक है। अगर हम यहाँ पे 2019 का डेटा देखें तो टोटल इंडिया में 2967 टाइगर्स उस टाइम पे थे 2019 में। एंड जो मैक्सिमम पॉपुलेशन किन स्टेट्स में देखा गया, मध्य प्रदेश में, जहाँ पे 526 टाइगर्स मिले हमें। उसके बाद कर्नाटका, उसके बाद उत्तराखंड, एंड लास्ट में उसके बाद हमें देखें कहाँ पे, महाराष्ट्र में। ये कुछ मैक्सिमम पॉपुलेशन यहाँ पे इन स्टेट्स में दिखी। पहले आता है MP, उसके बाद कर्नाटका, उसके बाद उत्तराखंड, एंड उसके बाद महाराष्ट्र। सबसे ज़्यादा MP में मिला। एंड अगर हम सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखें किस टाइगर रिजर्व में इम्प्रूवमेंट हुई है, यानी कि अगर हम 2014 से लेके 2019 इस पीरियड के बीच कहाँ पे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिली, वो था सस्थ्यमंगलम टाइगर रिजर्व, जो कि तमिलनाडु में है। एंड लीस्ट काउंट कहाँ पे मिला, डैम्पा, जो कि मिजोरम में है, एंड राजाजी, जो कि उत्तराखंड में है। एंड रिसेंटली जो 2019 में हमने सेंसस किया, उसमें उस 4th असेसमेंट में हमने MC ट्रिप्स का यूज़ किया। ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है। MC ट्रिप्स स्टैंड्स फॉर मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस। ये एक मोबाइल ऐप है। इससे क्या होता है, ये जियो टैग करता है, जहाँ से एक फॉरेस्ट ऑफिशियल चलता है, जहाँ से एक फॉरेस्ट ऑफिशियल वॉक करता है। एंड थ्रू आउट हिज जर्नी जितने भी टाइगर साइटिंग्स होती हैं, ये मोबाइल एप्लीकेशन उनका रिकॉर्ड रखती है, कहाँ कहाँ कितने टाइगर्स किस ऑफिशियल ने देखे वाइल हिज जर्नी, ये रिकॉर्ड करता है ये एप्लीकेशन MC ट्रिप्स। उसके बाद 2010 में जो टाइगर रेंज कंट्रीज़ है, कुल 13 कंट्रीज़ है, उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया, एडॉप्ट किया। ST पीटर्सबर्ग रशिया में उन्होंने रेजोल्यूशन एडॉप्ट किया इन टाइगर रेंज कंट्रीज़ ने कि बाय द एंड ऑफ 2022 कि जो हमारे रेस्पेक्टिव कंट्रीज़ में पॉपुलेशन है टाइगर्स की, उसको हम डबल करेंगे। फ्रॉम 2010 टू 2022 ये टारगेट रखा गया। एंड इंडिया के लिए बात यह है कि 2019 में ही इंडिया ने इस टारगेट को अचीव कर लिया। एंड अगर हम वर्ल्ड की बात करें, अबाउट 75 पॉपुलेशन ऑफ टाइगर कहाँ पे है, इंडिया में। एंड 29th जुलाई, एवरी ईयर 29th जुलाई इज सेलिब्रेटेड एज ग्लोबल टाइगर डे। होप दैट आज का लेक्चर आपके लिए फ्रूटफुल रहे। थैंक्स, हैव अ गुड डे।